Yes. Anybody of you who have written in your notebook? Ma'am, urinary bladder. क्या बेटा आदित्य? Urinary bladder. नहीं मिस, Urinary बोमेंस bladder कैप्सूल चालू हुआ है. I have explained you this cup na beta. It is made up of parietal layer, visceral layer, glomerulus, tuft of capillaries. ये सब पता है ना मैंने ये वाला पार्ट हाँ. पूरा आपको लिखने के लिए भी बोला था मैंने ये वाला पूरा पार्ट यस. Yes, ma'am. है ना. हाँ. So I will once again revise the Bowman's capsule and then we will move on to the PCT. ठीक है, एक बार मैं वापस रिवाइज कर देती हूँ आपको. So we have started with the nephron. ठीक है, nephron is made up of what are the parts of nephron? Bowman's capsule, glomerulus, दोनों को हम मिला के क्या बोलते हैं? Malpighian body भी कहते हैं. फिर है PCT, फिर है loop of Henle, फिर है DCT, then collecting tubule and collecting duct. तो ये है पूरा नेफ्रॉन. एक नेफ्रॉन है ऐसा, ये एक पूरा नेफ्रॉन है. ऐसे हमारे बॉडी में मिलियंस ऐसे हमारे किडनी में, हर एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट हैं. तो ऑब्वियसली ये पूरा कॉइल्ड स्ट्रक्चर है. ये एक स्ट्रक्चर इतना बड़ा है तो ऐसे मिलियंस ऑफ स्ट्रक्चर को आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना वो सुपर कॉइल्ड कंडीशन में प्रेजेंट है हमारे किडनी में. तो उसमें से हमने पहला वाला हिस्सा पढ़ा था, दैट इज द मैल्फीजियन बॉडी. तो मैल्फीजियन बॉडी को रीनल कॉर्पसल्स भी कहते हैं, मैंने बताया था. द मैल्फीजियन बॉडी इज मेड अप ऑफ अ कप लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज अ बोमैन्स कैप्सूल, और उसके अंदर ये टफ कैपिलरीज प्रेजेंट है व्हिच इज कॉल्ड एज अ ग्लोमेरुलस. ठीक है, रीनल कैप्सूल्स को मैल्फीजियन बॉडी भी कहा जाता है. ठीक है, विद दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. फिर मैंने आपको बोमैन्स कैप्सूल के बारे में बताया था कि ये कप के जैसा स्ट्रक्चर है, डबल वॉल है, स्क्वैमोस एपिथेलियम से बना है. जो आउटर वॉल है उसको हम बोलते हैं पैराइटल लेयर, जो अंदर का वॉल है उसे हम कहते हैं विसरल लेयर. पैराइटल लेयर और विसरल लेयर के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम कैप्सुलर स्पेस या फिर यूरिनरी स्पेस कहते हैं. विसरल लेयर के अंदर कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिसे हम पोडोसाइट्स कहते हैं. हाँ, पोडोसाइट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो फिंगर के फुट के जैसा प्रोसेस है उसके अंदर. ठीक है, फिर वैसे ही हमने ग्लोमेरुलस पढ़ा था कि इट इज अ बंच ऑफ कैपिलरीज. कहाँ पर प्रेजेंट है? इस कप में प्रेजेंट है. ये कैपिलरी किससे बनता है? विद द हेल्प ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल एंड द इफरेंट आर्टेरियोल. एफरेंट आर्टेरियोल के बहुत सारे ब्रांचेस बनते हैं जिसको हम कैपिलरीज बोलते हैं, और ये कैपिलरी वॉल्स में फेनेस्ट्रेटेड है. फेनेस्ट्रेटेड मतलब छोटे छोटे होल है जिससे कि फिल्ट्रेशन हो पाएगा. वापस ये कैपिलरीज रीयूनाइट होते हैं टू फॉर्म द इफरेंट आर्टेरियोल, और जो लीव करेगा इस बोमैन्स कैप्सूल को. उसी टाइम पे मैंने आपको ये भी बताया था कि ये पूरा जो स्ट्रक्चर, जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो मैल्फीजियन बॉडी है, उसी में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन होता है, दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. रिमेम्बर, याद आए सब चीजें? यस मिस. हाँ मैम. मैंने आपको ये लिखने के लिए भी कहा था, ब्लड सप्लाई लिखने के लिए कहा था. रीनल आर्टरी आर्टेरियोल में डिवाइड होगा, फिर वो किस में बनेगा? एफरेंट आर्टेरियोल. एफरेंट आर्टेरियोल थोड़ा थिक है, इफरेंट आर्टेरियोल थोड़ा थिन है. इसी के वजह से क्या होता है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होता है जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में बहुत मदद करेगा. एफरेंट आर्टेरियोल आप देख सकते हो बंच ऑफ कैपिलरीज में फॉर्म हुआ, तो दैट इज अ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज. फिर वो इफरेंट आर्टेरियोल में डेवलप होगा, इसी से क्या बनेगा? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, फिर रीनल वेन्यूल एंड रीनल वेन. इसके बाद का जो स्ट्रक्चर है ये हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पढ़ा है. इसके बाद क्या स्टार्ट हो रहा है? पीसीटी स्टार्ट हो रहा है. तो लेट अस लर्न टुडे अबाउट द पीसीटी नाउ. तो ये मैल्फीजियन बॉडी और पीसीटी के बीच में देयर इज अ नैरो रीजन व्हिच इज कॉल्ड एज अ नेक रीजन प्रेजेंट है इन दोनों के बीच में. So let us start with the PCT. PCT is a highly coiled part of nephron. उसमें कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट है? क्यूबॉइडल सेल्स है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम है विद अ ब्रश बॉर्डर, जिसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोविलाई. ये किससे पूरा सराउंडेड है? पेरिक्यूटिबुलर कैपिलरीज से पूरा सराउंडेड है.
यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होता है यूरिन फॉर्मेशन का? सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है। प्रॉक्सिमल मतलब पहला, कॉन्वोल्यूटेड मतलब कि कॉइल्ड, इसलिए ये बहुत ही कॉइल्ड ट्यूब्यूल है। ये क्या करता है? फिल्टर्स स्लो फ्लोज एंड स्लोली रिमेन्स इन द पीसीटी फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। जो भी फिल्ट्रेट है, जो ब्लड फिल्टर हुआ है, जो भी उसका फिल्ट्रेट है, वो पीसीटी में बहुत टाइम तक रहता है। This ensures the reabsorption, which is a selective reabsorption, second process of the urine formation. तो अभी के लिए आपको क्या स्ट्रक्चर पढ़ना है कि जो मैल्फिजन बॉडी से जो पहले एकदम स्टार्ट हो रहा है, जो हाईली कॉइल्ड रीजन है, उसे हम क्या कहते हैं? पीसीटी कहते हैं। पीसीटी का खास बात क्या है कि वहां पे सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे फिल्ट्रेट काफी टाइम तक रहता है, यहाँ पे फिल्ट्रेट काफी टाइम तक रहता है। ठीक है, सो यू कैन सी ओवर हियर, ये है मैल्फिजन बॉडी। ये येलो कलर का जो पहला कॉइल्ड ट्यूब्यूल दिख रहा है, उसी को हम कहेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। अब आप देख सकते हो कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के बाद एक यू शेप का स्ट्रक्चर बन रहा है, येलो कलर का यू शेप का स्ट्रक्चर बन रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे? लूप ऑफ हेनले, या फिर उसको हेनलेज लूप भी कह सकते हैं। ये हेनलेज लूप या फिर लूप ऑफ हेनले दो लिम्ब से बना है, असेंडिंग लिम्ब एंड द डिसेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब एंड द डिसेंडिंग लिम्ब। तो लेट अस सी। So loop of Henle is a U-shaped tube made up of descending limb and the ascending limb. Descending limb कैसा होता है? Thin होता है. It is permeable to water. What do you mean by permeable to water? मतलब ये इतना पतला है, ये descending limb इतना पतला है कि उसमें से पानी आसानी से बाहर आ जा सकता है। हाँ, permeable to water मतलब पतला होने की वजह से इसमें से पानी आसानी से बाहर या अंदर जा आ सकता है। So it is lined with a simple squamous epithelium. Thin walled है मतलब कि squamous epithelium से ही बना होगा। जबकि ascending limb कैसा होता है? thick walled होता है and it is impermeable to water. ascending limb कैसा है? मोटा है, thick walled है और उसमें से पानी बाहर नहीं जा सकता है। impermeable मतलब पानी बाहर नहीं जा सकता है। ये भी किससे लाइंड है? ये स्क्वामोस एपिथेलियम से, जबकि असेंडिंग लिम्ब इज लाइंड विद द क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? Yes, miss. अच्छा, लूप ऑफ हेनले के आजू बाजू में भी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है, पर लूप ऑफ हेनले के आजू बाजू में जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है उसको हमने एक स्पेसिफिक नाम दिया है। ठीक है, क्या बोला मैंने? पूरे नेफ्रॉन को लपेटा हुआ है। किसने रैप्ड किया है? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी ने पूरे नेफ्रॉन को रैप करके रखा हुआ है। यस, पर जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी लूप ऑफ हेनले के आजू बाजू में, या लूप ऑफ हेनले को जिसने रैप करके रखा है, उसे हम एक स्पेसिफिक नाम बोलते हैं, उसे कहेंगे वासा रेक्टा। वासा रेक्टा मतलब लूप ऑफ हेनले सराउंडेड बाय अ कैपिलरी व्हिच इज कॉल्ड एज अ वासा रेक्टा। यस, मतलब लूप ऑफ हेनले मतलब असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब के आजू बाजू में जो लपेटा हुआ कैपिलरीज है, उसको जो फ्रेम करके रखा है, जो उसको रैप करके रखा है, उसको हम कहेंगे वासा रेक्टा। इसका फंक्शन क्या है? काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय काउंटर करंट। पर अभी के लिए अभी हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ना, उसका फंक्शन नहीं पढ़ रहे हैं। तो आप अभी के लिए क्या याद रखोगे कि जो वासा रेक्टा है, जो लूप ऑफ हेनले के आजू बाजू में है, वो काउंटर करंट में मदद करता है, काउंटर करंट सिस्टम में या काउंटर करंट मैकेनिज्म में मदद करता है। व्हाट इज काउंटर करंट? आई विल बी टीचिंग यू आफ्टरवर्ड्स। काउंटर करंट से होता क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन होता है, मतलब वाटर एंड सॉल्ट का बैलेंस होता है। ठीक है, वाटर एंड सॉल्ट का बैलेंस होता है। ठीक है, और डिसेंडिंग लिम्ब से फिर क्या स्टार्ट हो जाएगा? डीसीटी स्टार्ट हो जाएगा। डिसेंडिंग सॉरी असेंडिंग लिम्ब के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा? डीसीटी स्टार्ट हो जाएगा। मतलब फिर से देखो, लेट अस सी द सीक्वेंस। कैसे होगा ये सीक्वेंस? बताओ मुझे कैसे सीक्वेंस होगा? मैल्फिजियन बॉडी, पीसीटी, फिर आएगा डिसेंडिंग लिम्ब, फिर आएगा असेंडिंग लिम्ब और फिर आएगा डीसीटी। करेक्ट है कि नहीं? यस और नो? Yes. ठीक है, मैल्फिजियन बॉडी,
PCT, पहले आएगा डिसेंडिंग लिम्ब, फिर आएगा असेंडिंग लिम्ब, पहले डिसेंडिंग फिर असेंडिंग, और फिर आएगा DCT, दैट इज डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. So let us learn about this distal convoluted tubule also. Distal मतलब जो बाद में आता है, convoluted मतलब वापस जो coiled है, ठीक है. So again it's a coiled part of the nephron made up of simple cuboidal epithelium. इसका काम क्या है? इसका काम है ट्यूबुलर सिक्रीशन, जो कि नेक्स्ट स्टेप है, थर्ड स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन में. तो DCT क्या करता है? ट्यूबुलर सिक्रीशन, विच इज द थर्ड स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. ट्यूबुलर सिक्रीशन को ऑगमेंटेशन भी कहा जाता है. ये भी आप आगे पढ़ोगे. अभी आपको मैंने यूरिन फॉर्मेशन बताया नहीं है. तो यूरिन फॉर्मेशन के आपने 3 स्टेप्स यहाँ पे देखे हैं: अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन. तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मैल्फिजियन बॉडी में होता है, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन PCT में होता है, लूप ऑफ हेनले काउंटर करंट में मदद करता है, DCT मैंने बताया ट्यूबुलर सिक्रीशन में मदद करता है या नहीं? Yes. ये सब चीजों को याद रखो. हाँ बेटा, ऐसे से सुनते मत जाओ, लिखते भी जाओ और नोट डाउन भी करो. So tubular secretion is also called as augmentation. इसको हम active secretion भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? We will be learning afterwards. यहाँ पे क्या होता है? Waste are taken up from the surrounding capillaries and secreted into the urine, passing urine. ठीक है, मैं आपको आगे समझाऊंगी ये क्या है ये प्रोसेस. DCT help in water reabsorption and regulation of pH of the body fluid. अब DCT के बाद कौन आएगा? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आएगा. तो पहले आप डायग्राम देख लो. DCT के बाद क्या स्टार्ट हो रहा है? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल. फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ज्वाइन होगा और कलेक्टिंग डक्ट बनेगा. तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स क्या है? छोटे छोटे ट्यूब्स हैं, स्ट्रेट ट्यूब्स हैं, पार्ट ऑफ द DCT. कलेक्टिंग ट्यूब्यूल क्या करता है? पानी को रीएब्सॉर्ब करता है और प्रोटॉन्स को सिक्रीट करता है, H+ आयन को सिक्रीट करता है. अगेन tube will open into duct. तो collecting tubule will open into collecting duct. समझा इतना? Yes? Yes. एक बार ये Yes, पूरा ma'am. देख लो बेटा. किसी को कुछ डाउट है अब तक? अभी तक हमने सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ा है, फंक्शन हम बाद में पढ़ेंगे. We have just seen the structure till now of the nephron. तो मैं एक पूरा डायग्राम दिखा के आपको पूरा बताऊंगी. रुको, देखो. तो ये हो गया हमारा मैल्फिजियन बॉडी, जिसमें है बोमैन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस. बोमैन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस, ये पूरा जो हिस्सा है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में मदद करता है. यूरिन फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप, दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में मदद करता है. फिर आता है एक कॉइल ट्यूब, जिसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. हाँ, यहाँ पे जब ब्लड फिल्टर होता है तो यहाँ पे काफी टाइम तक रहता है, तो इसीलिए ये सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में मदद करता है. फिर ब्लड नीचे आएगा, वो फिल्ट्रेट, नॉट ब्लड, फिल्ट्रेट नीचे आएगा, जिसको पहले वाले लिम्ब में वो आएगा जिसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग लिम्ब. फिर ऊपर की तरफ जाएगा जिसको हम बोलेंगे असेंडिंग लिम्ब. तो डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब के आजू बाजू में आप देख सकते हो पतली पतली कैपिलरीज प्रेजेंट है, जिसे हम वासा रेक्टा कहते हैं. तो लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा दोनों मिलके काउंटर करंट मैकेनिज्म करेंगे, मतलब सॉल्ट एंड वाटर का बैलेंस करेंगे, मतलब कि ऑस्मो रेगुलेशन करेंगे. फिर उसके बाद ये फिल्ट्रेट कहाँ जाएगा? वापस एक कॉइल ट्यूब में जाएगा, जिसको हम डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहते हैं. डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का काम क्या है? थर्ड स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन करवाना, दैट इज ट्यूबुलर सिक्रीशन कराना. उसके बाद फिर ये छोटे छोटे ट्यूब्स में ज्वाइन हो रहा है, जिसको हम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कहेंगे. सारे छोटे छोटे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ज्वाइन हो रहा है और एक बड़ा सा डक्ट बन रहा है, जिसको हम कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं. ठीक है, सारे कलेक्टिंग डक्ट ज्वाइन होते हैं वापस टू फॉर्म द डक्ट ऑफ बेलिनी. डक्ट ऑफ बेलिनी, मेनी कलेक्टिंग डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म द डक्ट ऑफ बेलिनी. नोटेड? नोट डाउन किया सबने इतना पार्ट? जितना मैंने सब बताया सबने नोट डाउन किया है, हाँ या Yes, नहीं? ma'am. Yes, ma'am. Collecting duct join to form the duct of Bellini.
Now next topic which we are going to learn is the types of nephron. Just see the types of nephron. Just see the types of nephron. So have you seen the types of nephron? What you can see? Who will read and tell me which are the two types of nephron? Who will read? Who will read? Tell me. Cortical nephron And yes, Manisha. क्या नाम है दूसरा? juxtamedullary nephron. Very good, beta, shabash. Yes. So there are two types of nephrons as you can see on the screen. That is the cortical nephron and the juxtamedullary nephron. अब इसका मतलब क्या है और क्यों ऐसे दो टाइप के नेफ्रॉन हैं? तो प्लीज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए. आप प्लीज इसको नोट डाउन करके लो. प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू नोट डाउन दिस 2 points. Types of nephron. Cortical nephron and juxtamedullary nephron. Cortical nephron कैसा होता है? उसका जो लूप ऑफ हेनले है ना वो छोटा होता है. क्या होता है? उसका लूप ऑफ हेनले इज स्मॉल और ये सिर्फ कॉर्टेक्स रीजन तक ही रहता है. वो मेडुला में बहुत थोड़ा ही आता है, लिटिल इन मेडुला. ठीक है, पहले आप इतना ये सब लिख लो. तो ये दोनों पॉइंट्स लिख लो फटाफट. इतना लिख के हो जाएगा तो मुझे बताओ. और जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का क्या होता है? लूप ऑफ हेनले काफी बड़ा होता है. वो मेड्यूला तक जाता है. मेड्यूला तक जाता है. हमने पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, किडनी के 2 रीजन्स हैं. ऊपर वाले रीजन को कॉर्टेक्स बोलते हैं और अंदर वाले रीजन को मेड्यूला बोलते हैं. लिख के हो जाएगा, नोट डाउन करके हो जाएगा तो प्लीज लेट मी नो. Yes, children, have you noted? Yes, Yes, ma'am. miss. ओके, तो अभी देखो. हाँ, इस डायग्राम को देखो तो आपको समझेगा. वेट, इस डायग्राम को देखो ध्यान से और आपको अब ये डिफरेंस समझ में आएगा. फर्स्ट वाला जो है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है और दूसरा वाला जो है वो जक्स्टा. जक्स्टा का मतलब क्या होता है बेटा? जंक्शन.
ठीक है, तो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन मतलब जो मेड्यूला तक अंदर की तरफ जा रहा है। अब इस डायग्राम में आपको क्या नजर आ रहा है, आप देख सकते हो कि इसका लूप ऑफ हेनले काफी छोटा है, बहुत ही छोटा है, बहुत थोड़ा ही मेड्यूला में आया है। पर जबकि जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन का क्या है, नेफ्रॉन बहुत ही बड़ा है, सॉरी लूप ऑफ हेनले बहुत ही बड़ा है और मेड्यूला तक एकदम अंदर तक आया है। So this one, first one is the cortical nephron and second diagram is of juxtamedullary nephron. Now let us see. So cortical nephron का loop of Henle छोटा रहता है. They come very little in the medulla and most of the nephron are cortical nephron. हमारे किडनी में most of the nephrons क्या होते हैं, cortical nephron होते हैं. जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन बहुत ही कम होते हैं, दे आर वेरी फ्यू इन नंबर, जिनका लूप ऑफ हेनले काफी बड़ा है एंड दे आर प्रेजेंट डीप इनटू द मेडुला। ठीक है, a small bunch of efferent arteriole forms a peritubular capillary network around the DCT PCT loop of Henle of cortical nephron. It also forms loop-shaped vasa recta around the loop of Henle of juxtamedullary nephron. You can see this vasa recta. आप देख सकते हो कि इसका लूप ऑफ हेनले काफी बड़ा है और आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसके आजू बाजू में कितना पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, तो आप वासा रेक्टा यू कैन सी वेरी नाइसली एंड प्रॉपरली ओवर हियर. What is a function of nephron? We will be learning. It helps in the removal of waste as well as it helps in maintaining the water and salt ka balance, that is the osmoregulation. As we can see in the diagram also, it is richly supplied with the blood capillaries. आप देख सकते हो पूरा blood capillaries है, peritubular capillaries पूरा आजू बाजू present है. Rich blood supply. About 1/4 of cardiac output is supplied to the kidney. 1/4 of the cardiac output is supplied to the kidney. ठीक है, take a screenshot of this diagram. Take a screenshot of this diagram. Taken, miss. Now, juxtaglomerular apparatus. Now, अभी देखो हमने क्या पढ़ा, जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन पढ़ा. हाँ, डोंट गेट कंफ्यूज जक्स्ट्रा में. अभी हमने नेफ्रॉन का टाइप पढ़ा और अब हम कुछ अलग पढ़ने वाले हैं. जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर है, हाँ, ये ग्लोमेरुलर apparatus. Juxtaglomerular apparatus. Please don't get confused between both the juxta. एक अभी हमने टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन पढ़ा था, अभी ये एक हम apparatus पढ़ने वाले हैं. ठीक है, so how this apparatus has been formed? Some smooth muscles of the wall of efferent arteriole, ठीक है, are modified in such a way that their sarcoplasm is granular. Yes, they are smooth muscles. We have learned in 11th standard. आपने animal tissue पढ़ा था, मैंने आपको बताया था animal tissue का. We have learned the smooth muscle cells and you have learned about the sarcoplasm also. So these cells are called as the juxtaglomerular cells या फिर GJ cells. GJ cells. In each nephron, beginning part of DCT makes contact with the efferent arteriole of the same nephron. अभी मैंने बताया बेटा कि एकदम congested form में nephrons हमारे किडनी में present है. तो ऑब्वियसली हर एक नेफ्रॉन का जो डीसीटी होगा और जो एफरेंट आर्टेरियल होगा वो एकदम क्लोज कांटेक्ट में होगा, एकदम पास में प्रेजेंट होगा. अभी इस डायग्राम में आपको समझ में आ ही जाएगा. देखो आप देख सकते हो कि ये इफरेंट आर्टेरियल है और ये जो है ये डीसीटी है, तो आप देख सकते हो कि कितने क्लोज कांटेक्ट में प्रेजेंट है. फिर भी यहाँ पे डायग्राम में बहुत दूर दिखाया गया है आपको समझने के लिए, बट रियल में ये एकदम पास में प्रेजेंट है. दे आर इन वेरी क्लोज कांटेक्ट. ठीक है, so Yes, miss. तो that close contact के वजह से they are forming a type of a cell called as a JG cells. ठीक है, इसी के वजह से JG cells बनता है. तो देखो the cells in the wall of DCT in this region are packed more densely than those of the DCT, other part of the DCT. This is called as a macula densa. Macula densa. ठीक है, now you can see this macula densa. ठीक है, ये अभी हमने देखा ये इफरेंट आर्टेरियोल है, ये इफरेंट आर्टेरियोल है, ये डीसीटी का पार्ट है.
तो डीसीटी का जो हिस्सा ये इफरेंट के पास है ना, उसमें बहुत ज्यादा सेल्स है, बहुत ज्यादा पैक्ड सेल्स है, जिसको हम बोलेंगे मैक्यूला डेंसा। ठीक है, वापस देखते हैं। cells in the wall of DCT in this region, in which region, जहां पे वो touched है, जहां पे वो कांटेक्ट में है, efferent arteriole के कांटेक्ट में है, they are more are packed more densely, and that are called as a macula densa. Macula densa and JG cells, macula densa and JG cell दोनों को मिलके हम बोलते हैं JG apparatus। ठीक है, मैक्यूला डेंसा और ये जो सेल्स दिख रहे हैं हमें, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपैरेटस। जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपैरेटस। आप ग्रीन कलर के सेल्स देख सकते हो, आप ये मैक्यूला डेंसा देख सकते हो। हाँ, तो ये ग्रीन कलर के सेल्स आर द ग्रैन्युलर जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स। ये मैक्यूला डेंसा किसका है, डिस्टल डीसीटी का है। ये दोनों के वजह से एक एपैरेटस फॉर्म हो रहा है, जिसे हम कहेंगे जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपैरेटस। अंडरस्टूड। अच्छा, इसका काम क्या है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द ब्लड प्रेशर। ठीक है, विद इन द किडनी इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द ब्लड प्रेशर बाय रिलीजिंग रेनिन। ये भी हम पढ़ेंगे कि कैसे वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है इन द फर्दर पार्ट ऑफ द लेसन। Understood all of you this much? Note down the important things. If you are having your textbook open, please mark it all these things in your textbook. Macula densa is important. JG cells is important. Juxtaglomerular apparatus is important. Okay? Then what they are doing? They are helping in the maintaining the blood pressure. Understood? Yes. Yes, miss. Now we will be learning how they will be helping. ये भी अभी तक हमने सारे पार्ट के स्ट्रक्चर पढ़े हैं, सिर्फ हमने किसी का भी फंक्शन नहीं पढ़ा। अभी तक हमने नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा कि पीसीटी कैसा दिखता है, डीसीटी कैसा दिखता है, लूप ऑफ हेनले में कौन कौन से चीजें हैं। फिर हमने दो स्ट्रक्चर, कॉर्टिकल नेफ्रॉन देखा, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन देखा। फिर हमने जेजी सेल्स भी देखा, जेजी मैक्यूला डेंसा भी देखा। वी हैव सीन द जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपैरेटस भी देखा। हमने सिर्फ स्ट्रक्चर देखा अब तक। अब हम लोग यहाँ से इस लेसन का फंक्शन पढ़ेंगे। अभी तक जो भी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है उसका अब हम फंक्शन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो वी नो दैट कि हमारे किडनी का काम क्या है, यूरिन बनाना। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाट एवर स्ट्रक्चर वी हैव लर्न, कौन से पार्ट में कैसे यूरिन बनता है। अंडरस्टूड। तो यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप, राइट डाउन ऑल द 3 स्टेप्स। और ये हमेशा स्टेप वाइज ही होता है। सबसे पहला हमेशा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ही होता है, हमेशा फर्स्ट स्टेप इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन साथ साथ में होता है, सेलेक्टिव एंड ट्यूबुलर साथ साथ में होता है, पर अल्ट्रा इज द फर्स्ट स्टेप। सो राइट डाउन, यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जिसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कहते हैं, second is the tubular selective reabsorption, and the third step is a tubular secretion, which can also be called as augmentation. Noted? Yes, miss. Yes, miss. Okay, so let us learn the first step, that is ultra filtration. Now what you can see in this diagram,
You can see the diagram very nicely, very clearly, all the parts. Okay, you can Yes. see that the blood is coming through the efferent arteriole. Through the efferent arteriole, see the arrow mark. efferent arteriole से blood आ रहा है, किधर जा रहा है? ग्लोमेरुलस में जा रहा है. ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होगा, मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा. फिर वही ब्लड आप देख सकते हो, कुछ ब्लड वापस इफरेंट आर्टेरियोल से होते हुए पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में चला जा रहा है. ठीक है, तो इस पार्ट को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये फर्स्ट स्टेप को, यहाँ वाले स्टेप को डिस्कस करते हैं. तो आप देख सकते हो कि ब्लड जो है वो एफरेंट आर्टेरियोल से आता है, एफरेंट आर्टेरियोल से ग्लोमेरुलस के अंदर आता है. द ब्लड इज कमिंग अंडर अ वेरी हाई प्रेशर. ब्लड कैसे आता है? बहुत ही प्रेशर से अंदर आता है. ठीक है, क्योंकि आने का जो रास्ता है वो बहुत ही थिक है. आप देख सकते हो कि ये वाला जो ओपनिंग है वो काफी थिक है, और इफरेंट आर्टेरियल का थिकनिंग कैसा है? बहुत ही नैरो है. तो क्या होता है? बिकॉज ऑफ विच आने का रास्ता बड़ा, जाने का रास्ता छोटा है ना. आने का रास्ता बड़ा है, जाने का रास्ता छोटा है. इसके वजह से क्या होगा? देयर विल बी अ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएटेड. क्या होगा? देयर विल बी अ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएटेड, जिसके वजह से ब्लड जो है वो फिल्टर होके कहां पर आ जाएगा? फिल्टर होके इट विल कम इनटू द पीसीटी. समझ में आया क्या बोला मैंने? ठीक है, जो आने का रास्ता है वो देखो, ये आने वाला रास्ता मोटा है, यहाँ से ज्यादा ब्लड आ रहा है, पर प्रेशर में आ रहा है. जब इसके नीचे यहाँ पे फिल्टर हो रहा है, नीचे फिल्टर हो रहा है, जाने का रास्ता छोटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देयर विल बी अ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच विल बी क्रिएटेड, बिकॉज ऑफ विच द ब्लड विल फिल्टर एंड द फिल्ट्रेट विल कम डाउन इनटू द पीसीटी. पीसीटी में फिल्ट्रेट नीचे आएगा. इतना समझा? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको घर में आपने चाय देखा है, चाय बनाते वक्त, ठीक है, तो मम्मी ने उसके अंदर बहुत सारी चीजें डाली, चाय पत्ती डाली, बहुत सारी चीज डाली, बट जब उसको चालनी से छाना जाता है, ठीक है, वो जो चाय वो छाननी है, तो उससे क्या होता है कि सारे बड़े बड़े पार्टिकल्स ऊपर रह जाते हैं, मतलब चाय पत्ती और व्हाटएवर वो सब ऊपर रह जाएगा, सिर्फ फिल्ट्रेट नीचे आएगा, सिर्फ फिल्ट्रेट नीचे आएगा कप में. सिमिलरली ऐसा ही कुछ प्रोसीजर हमारे ग्लोमेरुलस में भी होता है. ये ग्लोमेरुलस जो है ना, ये बंच ऑफ कैपिलरी है, ये क्या काम करेगा? ये चालनी का काम करेगा, जिससे कि सारे ब्लड सेल्स जो भी हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब चीज ये ग्लोमेरुलस में रह जाएगा, और सिर्फ ब्लड का फिल्ट्रेट ही नीचे आएगा, ब्लड का फिल्ट्रेट नीचे आएगा पीसीटी में. अंडरस्टूड? और प्रेशर तो चाहिए, तो प्रेशर किसके वजह से क्रिएट होगा? ड्यू टू द डिफरेंस इन द डायमीटर ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. लेट अस सी नाउ. और थोड़ा पढ़ेंगे उसके बारे में, पहले आप इतना समझ के लो. द डायमीटर और एफरेंट इज ग्रेटर देन द इफरेंट, so diameter of the capillary is still smaller than both arterioles. Due to such a difference in the diameter, the blood flows with a great pressure to the glomerulus, and this pressure is called as the glomerular hydrostatic pressure, GHP. जो नॉर्मली उसको रिकॉर्ड किया गया, और कितना पता किया गया कितना प्रेशर होता है? वी नो दैट प्रेशर इज रिकॉर्डेड इन mm of Hg. तो कितना प्रेशर रिकॉर्ड किया गया? 55 mm of Hg से ये ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रहता है. This pressure is opposed by the osmotic pressure of the blood. Why osmotic pressure? What do you mean by osmotic pressure? Osmotic pressure is directly proportional to the number of solute. मतलब जितना ज्यादा ब्लड में सोल्यूट रहेगा उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा, है या नहीं? यस. अभी जो ब्लड यहाँ पे फिल्ट्रेशन के लिए आ रहा है, उसमें बहुत सारे सोल्यूट्स होंगे ना, उसमें बहुत सारे टॉक्सिक चीजें होंगी, उसमें बहुत सारा यूरिया होगा, उसमें बहुत सारी चीजें होंगी. तो ऑब्वियसली ब्लड जो यहाँ पे फिल्ट्रेशन के लिए आ रहा है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, बिकॉज उसमें बहुत सारे सोल्यूट्स हैं. समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ बेटा? Yes. So what is that pressure? How much it has been recorded? It has been recorded as 30 mm of Hg. ठीक है. अब किसके ऊपर प्रेशर आएगा? इन दोनों का प्रेशर किसके ऊपर आएगा? बोमैन्स कैप्सूल के ऊपर आएगा, मतलब कैप्सुलर प्रेशर भी आ गया, which is 15 mm of Hg.
तो अगर हमें नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेट प्रेशर निकालना है, EFP निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 55 माइनस 30 प्लस 15 करेंगे तो हमें क्या आंसर मिल रहा है, 10 mm ऑफ Hg से ये पूरा का पूरा ब्लड फिल्टर होके नीचे PCT में आता है। ठीक है, 10 mm ऑफ Hg से ये पूरा का पूरा ब्लड फिल्टर होके नीचे PCT में आता है। अंडरस्टूड? ठीक है, so please mark it down in your textbook. Mark it in your textbook or wherever you are writing the part, you have to note down. What is the EFP value? It is 10 mm of Hg. 10 mm of Hg. How we are calculating this 10 mm of Hg? We are calculating it as hydrostatic pressure, glomerular hydrostatic pressure minus this osmotic pressure of blood plus capsular pressure. Got it? आपका मार्क करके हो जाएगा टेक्स्ट बुक में या लिख के हो जाएगा तो प्लीज लेट मी नो। Yes, Miss Mark. Marked? अच्छा, good. You can see over here also what I was explaining you with this diagram also. Now see, ये पर्पल कलर का क्या है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दैट इज 55 mm of Hg, सॉरी। देन येलो कलर से क्या बताया है, ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड ब्लू कलर से क्या बताया है, कैप्सुलर का प्रेशर। सो बिकॉज ऑफ विच 10 mm ऑफ Hg से ब्लड फिल्टर होके कहाँ पे आ रहा है, PCT में आएगा, ब्लड फिल्टर होके PCT में आएगा। अब ये जो ग्लोमेरुलस है ये नेट का काम कर रहा है, यस, ये नेट का या चालनी का काम कर रहा है। तो इसके अंदर सारे ब्लड सेल्स जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है वो सब ऊपर ट्रैप हो जाएंगे। तो जो फिल्ट्रेट नीचे आएगा वो क्या रेड कलर का होगा क्या, टेल मी, वो रेड कलर का होगा क्या, फिल्ट्रेट नीचे आएगा वो PCT में जो फिल्ट्रेट आएगा क्या वो रेड कलर का होगा, हाँ या नहीं? नहीं, वेरी गुड। क्यों नहीं होगा बेटा, क्योंकि RBC तो ऊपर ही ट्रैप हो गया ना, इस चालनी में ट्रैप हो गया RBC, WBC, तो RBC की वजह से ही तो रेड कलर होता है ब्लड का। तो सारे सेल्स ऊपर ट्रैप हो गए, तो सिर्फ प्लाज्मा पार्ट जो है ब्लड का वो ही नीचे फिल्ट्रेट के फॉर्म में आएगा। अंडरस्टूड? अब जस्ट इमेजिन करो, जो आपका यूरिन, वी ऑल यूरिनेट, तो यूरिनेट इज कलरलेस, स्लाइटली येलो इन कलर, एंड इट इज बिकॉज ऑफ द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ब्लड के फिल्टर से यूरिन बन रहा है ना, ब्लड ही तो फिल्टर हो रहा है, बट इट इज नॉट रेड इन कलर, है ना, ब्लड का ही फिल्ट्रेशन हो रहा है, बट यूरिन इज पेल येलो इन कलर और कलरलेस, समथिंग समवट लाइक दैट। ठीक है, सो बिकॉज ये जो ग्लोमेरुलस है वो हमारा अच्छे से काम कर रहा है, इसीलिए। क्योंकि अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि जैसे अभी वो चाय का ही मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे वो जो चाय का चालनी है अगर वो फटा है फॉर एग्जांपल, बीच में उसमें कहीं होल है, तो क्या चाय पत्ती नीचे आएगी कि नहीं, चाय में आएगी कि नहीं, चाय पत्ती नीचे आएगी ना, यस। उसी तरह से अगर हमारा ग्लोमेरुलस कहीं से डैमेज्ड है, अगर हमारा ये जो नेटवर्क है ऑफ कैपिलरी कहीं से डैमेज है, कहीं से अगर ये कुछ प्रॉब्लम में है, तो क्या होगा, हमारे यूरिन में ब्लड नजर आएगा, हमारा जो यूरिन है वो रेड कलर का नजर आएगा। इसका मतलब क्या इंडिकेशन है, ये जो चालनी है उसमें कुछ तो प्रॉब्लम है ना, यस, वो फटी हुई है। अब यहाँ पे फटी हुई है इन द सेंस क्या है कि ये ग्लोमेरुलस का जो कैपिलरीज है उसके अंदर there is some damage because of some infection, because of some bacteria or like that. ठीक है, understood? Yes, miss. ठीक है, so walls of capillaries are very extremely thin. So under the effect of high pressure, walls become permeable to major components of blood.
except the blood cells and big molecules of protein. Macromolecules मतलब big molecules of बिग मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, जैसे एल्ब्यूमिन प्रोटीन हो गया, ग्लोबुलिन प्रोटीन हो गया, ये सब चीजें ऊपर ट्रैप हो जाती हैं। तो यूरिन के अंदर कभी भी कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल्स नहीं नजर आता, ठीक है। अगर यूरिन के अंदर एल्ब्यूमिन नजर आ रहा है मतलब अगेन ग्लोमेरुलस में प्रॉब्लम है। यूरिन के अंदर अगर WBC नजर आ रहा है मतलब वापस ग्लोमेरुलस में प्रॉब्लम है। समझ में आया मेरी बात? तो जो भी बिग पार्टिकल्स है, जैसे कि कोई सेल्स हो गया या कोई बड़े बड़े प्रोटीन्स हो गए, अगर वो यूरिन में नजर आ रहा है, दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम विद दिस चालनी, विद दिस ग्लोमेरुलस, ठीक है। So thus plasma except protein comes out through the walls of capillaries. So how much filtrate comes about? 600 ml blood passes through each kidney per minute. Just imagine, आधा लीटर से भी ज्यादा, ठीक है, दोनों किडनी में पर मिनट, एक मिनट में पूरा ब्लड हमारा हर मिनट में, हाँ, दोनों किडनी की अगर बात करेंगे तो 1 लीटर, 1 लीटर समझो, ठीक है, 1 लीटर ऑफ ब्लड इज फिल्ट्रेट पर मिनट, 1 मिनट में कम से कम मोर देन 1 लीटर, है ना? समझ में आया मेरी बात? Yes, miss. So if we calculate all that things, if we calculate all that thing, तो ब्लड का जो प्लाज्मा है flowing through the kidney is filtrate as glomerular filtrate, उसका कितना हो गया? 125 ml per minute, मतलब कितना फिल्ट्रेट फॉर्म होगा? 180 लीटर्स पर डे। अगर हम ये रेट को पकड़ेंगे, मतलब अगर कितना फिल्ट्रेट फॉर्म हो रहा है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 600 ml हर एक किडनी में पर मिनट पास हो रहा है, मतलब कितना फिल्ट्रेट फॉर्म होता है? 125 ml ऑफ फिल्ट्रेट इज फॉर्म पर मिनट। 1 मिनट में 125 ml फिल्ट्रेट फॉर्म होता है, 1 मिनट में। तो अगर हम उसको डे में कैलकुलेट करेंगे, एक दिन में कैलकुलेट करेंगे, तो 180 लीटर्स, कैन यू इमेजिन 180 लीटर्स? एक बड़ी टाकी हो सकती है, जैसे 200 लीटर की टाकी होती है, वैसे एक बड़ी टाकी जितना फिल्ट्रेट इज बिन फॉर्म एवरी डे, एवरी डे। तो क्या हम इतना यूरिनेशन करते हैं क्या? हम हार्डली कितना यूरिनेट करते हैं? 1 लीटर या 2 लीटर ऑफ यूरिन इज बिन यूरिनेटेड। आपको समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ बेटा? Yes, हमारे miss. बॉडी में एक दिन में 180 लीटर्स ऑफ फिल्ट्रेट इज फॉर्म। तो ये क्या पूरा का पूरा 180 लीटर्स इज बीन रिमूव्ड आउटसाइड द बॉडी? नो, ये जो 180 लीटर्स फॉर्म हुआ है उसमें से हार्डली 2 लीटर्स ऑफ यूरिन वी यूरिनेट डेली। एक दिन में हम ज्यादा से ज्यादा 2 लीटर यूरिन यूरिनेट करेंगे। तो मतलब 178 लीटर्स का क्या हुआ? 178 जो लीटर्स है, इसको वापस हमारा बॉडी रीएब्सॉर्ब करता है, ठीक है। 178 लीटर्स वापस से हमारा बॉडी रीएब्सॉर्ब करता है, और उसी को हम सेकेंड स्टेप कहते हैं, दैट इज अ सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन, ठीक है। सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा प्राइमरी यूरिन कैसा होता है? वो अल्कलाइन होता है, उसमें यूरिया होता है, अमाइनो एसिड होता है, ग्लूकोज भी होता है, पिगमेंट्स भी होते हैं, कलर्स भी होते हैं, और आयंस भी होते हैं कुछ, ठीक है। So this filtrate passes out through filtration slit into the capsular space. We have learned capsular space क्या है, and फिर कहाँ पे रीच करेगा? PCT में रीच करेगा। अब PCT में क्या होगा? इसका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो जाएगा, that is a selective reabsorption. So have you noted down this part? Glomerular filtrate में क्या चीज होती है, कितना फिल्ट्रेट एक दिन में फॉर्म होता है, पर मिनट कितना फॉर्म होता है, ये सब प्लीज नोट डाउन करो।
Noted? Yes, miss. Yes, miss. So let us learn the next step, that is a selective reabsorption. As the name suggests, selective मतलब अच्छी चीजों को वापस रीएब्सॉर्ब करना। अब ये जो 180 लीटर्स ऑफ फिल्ट्रेट है, अब इसमें से हमारा जो पीसीटी है वो क्या करेगा, जो भी अच्छी चीजें हैं, जैसे कि इतना सारा पानी है, ठीक है, कुछ ग्लूकोज है, कुछ अमाइनो एसिड है, कुछ आयंस है जो बॉडी को रिक्वायर्ड है, उसको वो वापस क्या करेगा, रीएब्सॉर्ब करते जाएगा, ठीक है। So PCT is a place of reabsorption. It is highly coiled, ठीक है। यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्यों कॉइल्ड है इतना, क्योंकि यहाँ से फिल्ट्रेट धीरे धीरे जाए, इसीलिए इसको कॉइल्ड बनाया गया है, ताकि यहाँ से फिल्ट्रेट काफी स्लो रेट में जाए। तो यहाँ के जो कॉलमनार सेल्स हैं उसमें माइक्रोविलाइज हैं, जो कि क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन करेंगे। This makes the process called as reabsorption very effective. There are two types of absorption done, active absorption and passive absorption. Active absorption का मतलब क्या होता है, जो absorption करने के लिए, जो मटेरियल का absorption करने के लिए ATP की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसे हम कहेंगे active absorption। और जो चीज को एब्जॉर्ब करने के लिए ATP की जरूरत नहीं है, जो सिंपल डिफ्यूजन से हो सकता है, उसे हम कहेंगे पैसिव एब्जॉर्प्शन, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लूकोज को अगर एब्जॉर्ब करना है, तो ग्लूकोज इज अ बिग मॉलिक्यूल, उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसके वजह से उसको एब्जॉर्ब करने के लिए एक्टिव एब्जॉर्प्शन करना पड़ता है, मतलब एनर्जी के वजह से वो एब्जॉर्ब किया जाता है। जबकि पैसिव एब्जॉर्प्शन आयंस का हो सकता है, वाटर का हो सकता है, जो सिंपल डिफ्यूजन से भी हो जाता है। अंडरस्टूड Yes, ऑल द पॉइंट्स ऑफ दिस पेज? yes, miss. ओके, सो सब्सटेंस विद कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस, जैसे जिसको हम हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस बोलते हैं। हाई थ्रेशोल्ड का मतलब है, क्या होता है हाई थ्रेशोल्ड, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस। हाई थ्रेशोल्ड का मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस, जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, विटामिन सी, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब क्या है, इसको हम क्या कंसिडर करते हैं, हाई थ्रेशोल्ड वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस। जो कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, मतलब एटीपी की वजह से, एटीपी जनरेट करके इसका एब्जॉर्प्शन किया जाता है, क्योंकि इनका ग्रेडियंट अगेंस्ट है, दे आर अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। फिर कुछ लो थ्रेशोल्ड, मतलब ये हाई थ्रेशोल्ड मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, फिर ये इंपॉर्टेंट को हम बोलेंगे लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, जैसे कि वाटर हो गया, सल्फेट हो गया, ये भी एब्जॉर्ब किया जाता है बाय पैसिव मेथड। ऐसे करते करते फिर वो एक्टिव से हो या पैसिव से हो, या फिर वो वेरी इंपॉर्टेंट हो या इंपॉर्टेंट सब्सटेंस हो, ये दोनों भी चीजों का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। इसीलिए अगर हम परसेंटेज में देखेंगे तो 99% ऑफ द फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब इन द पीसीटी एंड द डीसीटी, ठीक है। तभी तो 180 लीटर्स में से 178 लीटर्स एब्जॉर्ब हो गया, मतलब 99% हो गया रीअब्सॉर्ब। समझ में आया? Yes, miss. is been reabsorbed in the PCT and the DCT. तो ये वाला जो एरो मार्क बाहर की तरफ आपको नजर आ रहा है, बाहर की तरफ एरो मार्क, यू कैन सी इन दिस डायग्राम देयर आर टू एरो मार्क्स। एक एरो मार्क जो ट्यूब्यूल्स के अंदर दिखाया जा रहा है, एक एरो मार्क जो ट्यूब्यूल के बाहर नजर आ रहा है। तो जो ट्यूब्यूल के बाहर नजर आ रहा है ना, दैट इज द एरो मार्क ऑफ सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। जैसे देखो ये वाला एरो मार्क बाहर है, मतलब यहाँ पे सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है, ये सब चीजें बॉडी एब्जॉर्ब कर रहा है। ये वाला डीसीटी में बाहर की तरफ एरो मार्क है, मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है। ये वाला देखो एरो मार्क डिसेंडिंग लिम्ब का, वाटर बाहर जा रहा है, मतलब सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है। यहाँ पे देखो NaCl बाहर जा रहा है, मतलब सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है। वापस यहाँ पे देखो कलेक्टिंग डक्ट में वाटर एंड यूरिया बाहर जा रहा है, अगेन सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है। समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ बेटा? जिसमें भी हाँ नेफ्रॉन के बाहर एरो मार्क है, दैट इज ऑल दी सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। और जिसमें एरो मार्क अंदर की तरफ दिख रहा है, अंदर की तरफ मतलब ट्यूब्यूल के अंदर दिख रहा है, देखो आपको ट्यूब्यूल के अंदर ये वाला दिख रहा है, जहां पे मैं ये कर्सर को मूव कर रही हूँ। Yes, miss. यहाँ पे भी आपको ट्यूब्यूल के अंदर दिख रहा है। तो ये जो अंदर की तरफ जा रहा है ना ट्यूब्यूल में, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, दैट इज अ ट्यूबुलर सिक्रीशन। सो आप जब ये बनाओगे डायग्राम, तो आपको ये बहुत ही
केयरफुली ड्रॉ करना है, अंदर एंड बाहर का एरो मार्क्स। अब हम नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं, दैट इज अ ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन मतलब, अभी देखो इसके लिए मैं वापस फर्स्ट डायग्राम पे चलती हूँ। अभी देखो मैंने क्या बताया आपको कि बहुत ही प्रेशर से ब्लड अंदर आता है, ब्लड फिल्टर होगा और नीचे पीसीटी में जाएगा। पर आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि कुछ ब्लड एस्केप हो गया है, एस्केप इन द इफरेंट आर्टेरियल और पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में जाकर छुप गया मतलब बिकॉज ऑफ प्रेशर। अभी मैं ऐसा यूज कर रही हूँ टर्म आपको ताकि समझ में आए, ठीक है। क्या हुआ, मैंने क्या बताया कि बहुत सारे ब्लड का तो फिल्ट्रेशन हो गया, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो गया, पर कुछ ब्लड क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा है, सम ऑफ द ब्लड हैज एस्केप्ड इन फ्रॉम द एफरेंट आर्टेरियल एंड दे आर प्रेजेंट इन द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। अब ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में जो ब्लड प्रेजेंट है, इसका तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, मतलब उसमें सम टॉक्सिक सब्सटेंस रह सकते हैं, तो उसी को वापस बैक इनटू द ट्यूब्यूल में डालने को कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। सो पुटिंग the waste material back into the tubules is called as the tubular secretion या फिर augmentation. So finally filtrate reaches the DCT via the loop of Henle. Peritubular capillary surrounds the DCT. The cell of DCT and collecting tubule actively absorb the waste like the creatinine, H plus ion, K plus ion, ठीक है, from the peritubular capillary and putting it into the DCT and कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? देखो यहाँ पे, हाँ, इसके अंदर जा रहा है, देखो इसके अंदर जा रहा है, डीसीटी के अंदर जा रहा है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर जा रहा है, तो जो भी वेस्ट है वो वापस इसके जब अंदर जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्यूबुलर सिक्रीशन। इट्स अ रॉन्ग टर्म गिवन। ट्यूब कुछ सिक्रीट नहीं करता है, बट वो रॉन्ग टर्म ही कैरी फॉरवर्ड किया गया है अब तक। ट्यूब कुछ सिक्रीट नहीं करता है, ट्यूब क्या करता है, सिर्फ जो भी एस्केप्ड ब्लड है इन द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी वापस उसको डीसीटी एंड पीसीटी में डालता है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में डालता है। So thereby augmenting the concentration of urine and changing its pH from alkaline to acidic. तो normal urine कैसा होता है? Acidic होता है। So secretion of H plus ions in DCT and CT is an important homeostatic mechanism for the pH regulation of the blood. And this process is called as the augmentation or the tubular secretion. So it's a mode of excretion in marine bony fishes and the desert amphibians. So just go through this page also. Any doubt, you can just ask me. समझा? Yes, miss. Yes, miss. So you can this diagram, you will understand each and everything in clearly and nicely. You can take a screenshot of this diagram. Tubular reabsorption का मतलब होता है selective reabsorption. So you can see ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है जो इसके पूरे सराउंडेड है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है? सिर्फ फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है। फिर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है? सेलेक्टिव चीजों का रीअब्जॉर्प्शन होता है। ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है? वापस इसके अंदर यू कैन सी दिस एरो मार्क गोइंग इनसाइड, दैट इज जो भी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से जो भी क्रिएटिनिन है, जो भी टॉक्सिक चीजें वापस इस ट्यूब में डाली जाती है। This diagram you have to draw for the
urine formation. Take a screenshot of this diagram. You will be drawing this diagram for the यूरिन फॉर्मेशन. यूरिन फॉर्मेशन अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है तो आपको उसके लिए यही डायग्राम ड्रॉ करना है विद 2 एरो मार्क्स, one pointing inside and one pointing outside. Inside is tubular secretion, outside is selective reabsorption. So this will be a homework also for you all to draw this diagram in your notebook. So you can see that blue color is for tubular reabsorption, matlab selective reabsorption, and pink color is for tubular secretion. Understood this much? Yes, miss. Okay. So just let us revise whatever we have learned today. What we have learned? We have learned about this PCT today. Then we have learned the loop of Henle. We have seen जो भी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी लूप ऑफ हेनले के आजू बाजू में उसे हम वासा रेक्टा कहते हैं. वासा रेक्टा कहते हैं. वी हैव लर्न द वासा रेक्टा टर्म. वासा रेक्टा टर्म आपको याद रखना जरूरी है बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी लर्निंग दिस काउंटर करंट मैकेनिज्म, दैट इज काउंटर करंट सिस्टम. वी विल बी लर्निंग दैट इन नेक्स्ट लेक्चर. Then we have learned about the structure of this DCT, then collecting tubule. We have learned the types of nephron. So जो पार्ट कॉर्टेक्स में है that is cortical, जो मेडुला तक आता है that is juxtamedullary. कॉर्टिकल नेफ्रॉन ज्यादा होते हैं, जक्स्ट्रा कम होते हैं. उसके साथ साथ हमने जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस भी पढ़ा. जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस पढ़ा जो किसके वजह से फॉर्म होता है. हर एक नेफ्रॉन का जो डीसीटी होता है और इफरेंट आर्टेरियल, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, forming a complex called as this JG apparatus. This JG apparatus secretes an enzyme called as a renin, which maintains the blood pressure in the kidney. How they are been formed? The DCT का जो dense packed cells they are called as a macula densa, whereas efferent arteriole में क्या होते हैं, juxtaglomerular cells होते हैं. So both these cells they are in close contact with each other, forming this juxtaglomerular apparatus. Then we have seen the 3 steps of urine formation: ultrafiltration, selective reabsorption, and the tubular secretion. Ultrafiltration का मतलब होता है it is a filtration of blood under the high pressure. जो कहाँ पे होता है, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल में ही होता है. किसकी वजह से होता है? इट हैज बीन डन विद द डिफरेंस इन द डायमीटर ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियल. तो जो भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर रह जाएंगे, ब्लड फिल्टर होके पीसीटी में आ जाएगा. वी हैव सीन द नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेट प्रेशर आल्सो, दैट इज कैलकुलेटेड टू बी 10 mm of Hg. Yes, we have seen that per day 180 liters of filtrate has been formed. Out of this 180 liters, only we urinate 2 liters of urine. That means maximum amount, 99% of the filtrate is reabsorbed. So the next step comes into the consideration, that is a selective reabsorption. Okay. So selective reabsorption में क्या होता है? Either by active method or by passive method, the substance are being reabsorbed. And 99% of the filtrate is absorbed. And the last step is a tubular secretion, in which whatever blood has escaped into the peritubular capillary, what will happen? It will be put back into the urine so that it will be removed outside the body. So this step is called as a tubular secretion. So today we have learned all the 3 steps of the urine formation. In the next class onwards, we will be learning about the counter current mechanism. Okay? Understood? And you will be drawing this diagram that I've given you as a homework. Understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so we will stop over here. We will see the next part in the next